आपको महसूस नहीं हो रहा है कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, बिलो द बेल्ट अटैक्स जो हैं, इस तरह के आक्रमण प्रहार? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति का स्तर गिरा। नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। इसमें हम बात करते हैं हर बार किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व से जो जाना माना होता है, जिसकी अपनी पहचान होती है, जिसके अपने विचार होते हैं। और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। लोग आपको भाई साहब कहते हैं, पहले तो मैं इसी बात को जानना चाहूँगा, भाई साहब पॉपुलर नहीं, मुझे इस जो छोटे हैं वो भाई साहब कहने लगते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैंने कहा हो या वो लोग इज्जत देते हैं इसलिए कहते हैं। इज्जत की बात आपने की राशिद साहब, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए, इससे तो आप सहमत ही होंगे। और आपको तो खैर अवार्ड मिला हुआ है पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस तो सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का। अभी भारत के विदेश मंत्री ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को नपुंसक कह दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, लेकिन राजनीति के अंदर ये ज़रूरी है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को फरामोश ना करें। हमारी लड़ाई किसी से भी ज़ाती लड़ाई नहीं है। कहा जाता है तलवार का घाव भर जाता है, ज़बान से निकले हुए अल्फाज का घाव ज़िंदगी भर नहीं भरता। आपको महसूस नहीं हो रहा है कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, बिलो द बेल्ट अटैक्स जो हैं, इस तरह के आक्रमण प्रहार? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति का स्तर गिरा और पॉलिटिशियंस को इसका एहसास होना चाहिए। जो इज्जत आज से 25, 30, 35 साल पहले पॉलिटिशियंस की थी, राजनीतिज्ञों की थी, आज वो इज्जत नहीं। विचारधारा भी लगातार देखने में आ रही है कि लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लाभ और हानि के समीकरणों से तोल रहे हैं। भी देखिए, रामविलास पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी की बातचीत तकरीबन फाइनल हो रही है बीजेपी और एनडीए। देखिए, आज की राजनीति में विचारधारा को तो भूल ही जाइए। आज की राजनीति में तो सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं सत्ता तक कैसे पहुंच सकता हूं। आज देखिए, थर्ड फ्रंट बन रहा है। क्या कोई प्रोग्राम है? किस लिए बन रहे हैं आप? किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? 11 पार्टीज इकट्ठा हो रही हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो बिल्कुल सोशलिज्म की बात करती है, दूसरी वो पार्टी है जो सोशलिज्म के खिलाफ है, लेकिन एक साथ इकट्ठा है। किस लिए इकट्ठा है? किस विचारधारा पे इकट्ठा है? किस प्रोग्राम पे इकट्ठा है? सत्ता के लालच में बने हुए फ्रंट और पार्टीज कभी दूर तक नहीं चल पाते, बनते हैं और टूट जाते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन राशिद साहब, एक वक्त था जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती थी, बड़े लंबे समय तक उन्होंने खुद रूल किया है एक पार्टी के तौर पर। लेकिन वक्त के साथ उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ेंगी। 2004 में देखिए इसकी शुरुआत हुई, 2009 में फिर बना, और उसमें आपके बड़े सारे जो मित्र थे, सहयोगी थे, वो एक एक करके आपको छोड़ते चले गए। अब कितने बचे हैं आपके पास? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं कहूँगा आपसे, कांग्रेस पार्टी अपने विचारों के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। आपको याद होगा कि जो हमारा UPA 1 था, न्यूक्लियर डील एक बड़ा मुद्दा बना था। हमारी सरकार के सामने 2 रास्ते थे। या तो हम न्यूक्लियर डील छोड़ दें, चूँकि लेफ्ट पार्टीज ये दबाव बनाई थी, अगर न्यूक्लियर डील में आप आगे बढ़े अमेरिका के साथ, हम सरकार गिरा देंगे। हमारे सामने 2 रास्ते थे, सरकार बाकी रखना है कि सिद्धांत बाकी रखना है। सरकार ने सिद्धांत बाकी रखा, सरकार गिरे तो गिर जाए, दूसरे लोगों ने आके मदद की और सरकार बच गई, ये एक अलहदा चीज़ है। लेकिन सरकार दांव पर लगी, ये भी एक सच्चाई है। UPA 2 के अंदर फिर FDI का मामला आया, FDI का फिर बड़ा मसला खड़ा हो गया। राजनीतिक दलों ने कहा कि नहीं, FDI में आप आगे जाएंगे, हम सरकार गिरा देंगे। सरकार फिर अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ी, FDI के साथ आगे बढ़ी। कुछ लोगों ने आके फिर मदद की, सरकार फिर बाकी रह गई। लेकिन ये तो आप यकीनन सोचेंगे, विचार करेंगे, सत्ता का लालच नहीं रहा, सरकार का लालच नहीं रहा। सरकार गिरे तो गिरे, हम अपने विचारों पर आगे चलेंगे। और जिसको आप कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने आके सरकार बचा ली, विपक्ष कहता है कि आपने डराया धमकाया, आपने CBI का इस्तेमाल किया, आपने तमाम वो तरीके और हथकंडे अपनाए जो कि सरकार बचाने के लिए ज़रूरी होते। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, अगर इस तरीके का कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उन नेताओं की भी बेइज्जती है
और सीबीआई की इज्जत भी कम होती है। इस तरीके की बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने ये तय कर रखा है कि हमें सरकार की मुखालफत करनी है। अगर उसी के दबाव के अंदर ये सारी राजनीति है तो आज तो वो हमारे खिलाफ खड़े हैं, हमारी मुखालफत कर रहे हैं। तो अगर वही दबाव होता तो आज फिर हमारे साथ होते। वो तो इलेक्शन में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। तो ये निराधार बात है, बेबुनियाद बात। आपको क्या महसूस नहीं होता है राशिद साहब की 10 साल की सत्ता ने कांग्रेस के बहुत बड़े शत्रु खड़े कर दिए हैं और सत्ता विरोधी लहर इतनी प्रचंड है कि कांग्रेस इसमें अपने आप को अकेला महसूस कर रही है? देखिए, मुझे नहीं पता 2014 का क्या नतीजा होने वाला है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ 10 साल के अंदर सरकार ने ऐसे बहुत काम किए हैं कि जो इससे पहले कभी नहीं हुए। सरकार ने जनता के लिए, देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि सरकार की ये कमी रही, कांग्रेस पार्टी की ये कमी रही कि वो अचीवमेंट्स, वो काम जो किए वो आम जनता तक नहीं पहुँच पाए। विपक्ष ने इतना प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ, इतने इल्ज़ामात लगाए हमारे ऊपर, शायद कहीं ना कहीं वो हमसे इस मामले में आगे बढ़ गए। लेकिन आप ये देखिए, आरटीआई एक बड़ा कदम है। किसानों का 70,000 करोड़ रुपया माफ़ किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। फूड सिक्योरिटी बिल हमने पास किया, हर आदमी को खाना मिले, एक बड़ा कदम है। ज़मीन का कानून हमने बदल दिया, एक बहुत बड़ा कदम है। इतने सारे काम हमने किए हैं, लेकिन जनता तक पहुंचाने में शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई। और अब जो है राहुल जी जो है धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको लगातार जाहिर है राहुल जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो पूरे देश के अंदर कैंपेन करेंगे, उन्हीं की लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन अचानक जो है कैंपेन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हो गई। देखिए, वो भी ठीक है, सोनिया जी ही लीडर हैं, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की वही हैं, राहुल जी उपाध्यक्ष हैं। हम चुनाव लड़ेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ेंगे। डिनास्टी का बार बार आरोप लगता है, कहा जाता है कि आप वंशवादी हैं और दूसरे किसी उभरते हुए व्यक्ति को, किसी पिछड़े बैकग्राउंड से, किसी और जगह से आने वाले व्यक्ति को, नए नवेले व्यक्ति को, प्रतिभाशाली व्यक्ति को टॉप पे अवसर नहीं मिलता है। अवसर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सेट है। बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये कहना कि डायनेस्टी है, ये गलत है। लोकतंत्र में आदमी आसमान से नहीं उतरता है, जनता चुनती है। अगर कोई चाहे भी कि मैं अपने बेटे को नेता बना दूं, तो ये संभव नहीं है। चुन के तो जनता से आना है, जनता चुनेगी तो नेता बनेगा, जनता नहीं चुनेगी तो नेता नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस पार्टी के अंदर आप राहुल गांधी की वजह से ये सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, किस किस के नाम लूं? भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम लगाती है, शिवसेना के अंदर क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा क्या है बताइए? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है उदाहरण, उनके उदाहरण। अब मैं ये किसी पे जाति हमला करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके बेटे अभी आप देखिएगा कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। ये ज़रूर है कि आपके परिवार का हर आदमी नेता बने, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका चुनाव लड़ता है तो फैसला तो जनता को करना है कि उसे चुन के भेजना है कि नहीं भेजना है। ये जो असेंबली इलेक्शंस हुए, इसमें कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई, बहुत मंथन हुआ होगा, जाहिर सी बात है पार्टी फोरम। देखिए, जो हार हुई वो बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। हम उस हार को कबूल करते हैं, और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहुत कमियाँ रही हैं, जिन कमियों की वजह से हम इन चुनावों को हारे हैं। मैं तो कहता भी हूँ, खुल के कहता हूँ, दिल्ली के चुनाव और राजस्थान के चुनाव से एक दिन पहले डीजल की कीमत हमारी सरकार ने बढ़ाई। ये कौन सा राजनीतिक तरीका है? अगले दिन वोट डालने जाना है लोगों को, एक दिन पहले आप डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं, ये नामुनासिब है। आपको लगता है कि सरकार से रणनीतिक गलतियां हुई हैं? तो मैं बिल्कुल मानता हूँ हमारी गलतियाँ हुई, तभी ये नतीजा निकला है। हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, अपनी गलतियों पर गौर करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। गलतियाँ करेंगे, जनता आपको हटा देगी।
जनता के कामों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, जनता आपको सर पर बिठाएगी। यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो राशिद साहब, आप कहते हैं कि बीजेपी कम्युनल है, वो सांप्रदायिक है, वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, और उसका उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री साहब सारी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि तमाम मुस्लिम नवयुवक जो हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको रिहा किया जाए, या फिर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको ट्रायल को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। आरोप ये है कि बेगुनाह तो कोई भी हो सकता है राशिद साहब। अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात की जाएगी तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये कहना जो बेगुनाह मुसलमान है उसे छोड़ा जाए, ये जुमला ही गलत है। हर वो आदमी जो बेगुनाह है, पहला सवाल है उसे पकड़ा ही क्यों गया, और अगर गलती से पकड़ा गया है तो उसे छोड़ना भी पड़ेगा, और जिसने पकड़ा है उसको सज़ा भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो बेगुनाह लोगों को पकड़ रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। जहाँ तक तुष्टीकरण का ताल्लुक़ है, अपीज़मेंट का ताल्लुक़ है, अपीज़मेंट का क्या मतलब है? अपीज़मेंट का मतलब है जो हिस्सा आपका है हम उससे ज़्यादा आपको दे दें, तभी तो अपीज़मेंट होगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें उनका हक मिल रहा है? देश मजबूत तभी होगा जब पूरा देश एक साथ आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों को पीछे छोड़ देंगे, देश मजबूत नहीं होगा। कुछ खास लोग मजबूत हो सकते हैं। आज इस देश के अंदर 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ रोटी के लिए मेहनत करते हैं। 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता है। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करनी है। ये स्थिति पैदा क्यों हुई, इस पर हम राशिद अल्वी साहब से बात करेंगे, खासकर तब जबकि कांग्रेस इतने लंबे समय से पावर में रही है, और आरोप ये लग रहा है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हो गई। इस छोटे से ब्रेक के बाद, जिसको आप कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने आके सरकार बचा ली, विपक्ष कहता है कि आपने डराया धमकाया, आपने सीबीआई का इस्तेमाल किया। अगर इस तरीके का कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उन नेताओं की भी बेइज्जती है और सीबीआई की इज्जत भी कम होती है।